हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ओके, देन भौगोलिक कारक या भौतिक संरचना संबंधी कारकों की अगर हम बात करें तो भूमि पर स्थित जो प्राकृतिक संरचनाएं हैं, यानी जिसको हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कह रहे हैं, जैसे जो टोपोग्राफी है यानी सतह की संरचना जो है वो किस प्रकार की है, इसको अगर हम देखें वहां पर तो जैसे समुद्र, झील, नदियां, पर्वत, रेगिस्तान, ये एक अवरोधक का कार्य करते हैं। लेकिन ऐसे कीट जिनकी उड़ने की क्षमता ज्यादा होती है वो इनको पार कर सकते हैं, लेकिन जिन कीटों की उड़ने की क्षमता कम होती है वो इन बाधाओं को पार नहीं कर सकते हैं और एक ही जगह पर रह करके और खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार भूमि की भौतिक और रासायनिक रचना भी कीट के नियंत्रण में सहायक होती है। तो किस प्रकार से कि जो जमीन पर जो कीट रहते हैं वो अपने अंडे जमीन के अंदर देते हैं और अपना जीवन चक्र वहां पर पूरा करते हैं। तो इसके कुछ गुणों में बदलाव करके और हम इनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरा कारक, वो है जैविक कारक। तो जैविक कारक का मतलब क्या है? दूसरे जंतु। तो जैसे प्रत्येक कीट का कोई न कोई प्राकृतिक शत्रु जो है वो जरूर होता है। जैसे बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे घरों के बाहर अगर हम बल्ब का प्रकाश करके रखते हैं तो उसके ऊपर काफी संख्या में कीड़े आते जाते हैं, लेकिन वहां पर छिपकली जो है इसको खाने के लिए आ जाती है। या जैसे लैंप पोस्ट के नीचे मेंढक देख सकते हैं आप, दिन में पक्षी जो है वो अपना भोजन बना लेते हैं इनको। इसी तरह से मछलियां जो है कीटों में गैम्बूसिया का उदाहरण आपको पता है कि कीट के नियंत्रण के लिए जो खास करके आपका जो मच्छर हैं उनके लार्वा को नियंत्रित, एनाफिलीज के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए एक विधि अपनाई गई थी कि गैम्बूसिया फिश जो है वो छोड़ी गई थी, जो कि इनके लार्वा का भक्षण जो है वो कर लेती है। इसके अलावा कुछ ऐसे कीट हैं जैसे प्रेइंग मेंटिस है, ये दूसरे कीटों को पकड़ करके और खा जाता है। ठीक है, तो लगभग 200 जीनस जो है वो कीट भक्षी हैं और इसके अलावा परजीवी कीट भी होते हैं जो कि दूसरे कीटों के ऊपर ही आश्रित रहते हैं। जैसे आपका जो वेस्प है, पैरासिटॉइड वेस्प जिसको हम कहते हैं, मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में कि ये अपने अंडे जो हैं वो लार्वा के ऊपर दे देते हैं, दूसरे कीटों, लेपिडोप्टेरन लार्वा के कीटों के ऊपर दे देते हैं। तो ये लार्वा जो है अपना भोजन उसके लार्वा से प्राप्त करेंगे, लेपिडोप्टेरा के लार्वा से। जैसे मैंने एक देखा था कि एक जोकर जो बटरफ्लाई होती है उसके लार्वा के ऊपर वेस्प ने अंडे दे दिए थे, तो प्यूपा से वो बटरफ्लाई नहीं निकल करके और उसमें से उसके जो है वो वेस्प जो है वो निकलने लग जाते हैं। तो इस तरह से कीट भी जो है अपने स्वयं के वंश के कीटों मतलब कीट वर्ग को, वंश का तो नहीं होगा, कीट वर्ग को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। दूसरा चीज हो गया आपका, दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखें, ये तो प्राकृतिक नियंत्रण की बातें थी। दूसरा आर्टिफिशियल कंट्रोल जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो आर्टिफिशियल कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि हम उन सभी विधियों को इसके अंदर लेंगे जो कि मानव के द्वारा की जाती है, और इसकी सफलता या असफलता की, हम इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे, ये हमारी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से कीटों को नियंत्रित जो है वो कर सकते हैं। तो इसकी कई विधियां हैं। जैविक कारक हमने देख लिया है, इसकी कई विधियां हैं। जैसे हम देखें इसको यांत्रिक नियंत्रण। तो यांत्रिक नियंत्रण क्या है कि यांत्रिक विधि में हम क्या करते हैं कि कीट को हाथ से पकड़ करके और उनको नष्ट करने का काम करते हैं। तो ये एक बहुत प्राचीनतम विधि है, इतना यूजफुल जो है वो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कीटों के लिए हम इसको, अगर उनकी संख्या कम है तो हम उनको नष्ट कर सकते हैं। प्लस जो आकार में बड़े हों, पकड़ में आ सके आसानी से, या उनके अंडे और लार्वा जो एक समूह में रहते हैं, तो हम हाथ से इनको इकट्ठा करके और केरोसिन के गोल में इनको डुबो देते हैं जिससे कि ये मर जाते हैं। ओके, दूसरी विधि है जाल के द्वारा। इसमें जो उड़ने वाले कीट हैं जैसे टिड्डे, पायरिला, पतंगे, इनको हाथ में जो इंसेक्ट नेट जिसे हम कहते हैं, जो कि खास करके बटरफ्लाई को पकड़ने के काम में भी आती हैं, तो उनको पकड़ करके और किसी रासायनिक विधि का उपयोग करके, जैसे कीटनाशक कुछ छिड़क दिया, उसको पकड़ लिया उसमें, उसके बाद स्प्रे कर दिया उसके ऊपर, तो वो मर जाएंगे उसमें। ओके, इसी तरह से एक है फिजिकल बैरियर बनाना।
जैसे बाड़ लगाना, खाई बांधना, पट्टी बांधना, फलों को ढकना, ऐसी विधियां हैं जिससे कि कीटों को इन तक पहुंचने से हम रोक सकें। अब आप कहेंगे कि भौतिक अवरोध इतना अधिक उपयोगी नहीं होता होगा, लेकिन इसके ये बहुत अच्छा साधन है। अपने घरों पे अपन देखते हैं कि हम वायर गेज लगाते हैं, बाहर एक वायर गेज वाला गेट भी होता है, खिड़कियां जो है वहाँ वायर गेज लगाई जाती है। तो इससे मक्खी मच्छर जो है वो घर के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो इसमें इसके अलावा जैसे जो आर्मी वर्म है, फाल आर्मी वर्म जिसे कहा जाता है, और जो टिड्डे हैं उनके मार्ग में खाई खोद करके, क्योंकि वो जब वो चलते हुए आएंगे तो उसको पार करना पड़ेगा, तो वो उसके अंदर गिर करके और वहाँ आप जो है इंसेक्टिसाइड को काम में ले सकते हैं, तो वो उससे नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से जो आम की जो उपज लेते हैं उनको ध्यान होगा कि आम के ऊपर मिलीबग लगता है, तो तने के ऊपर जो है ऑयल या ग्रीस जो है वो लगा दिया जाता है, जिससे कि वो ऊपर की ओर नहीं चढ़ सके लार्वा उसके, और वो नीचे की ओर गिर जाते हैं और वो उनको फूड नहीं मिल पाता है, तो वो मर जाते हैं। इसी तरह से जो फल छेदक होते हैं कीट, उनको रोकने के लिए फलों के ऊपर जो है वो कपड़े या थैलियां जो है वो लगा दी जाती है, जैसे अनार वाला जो है ना। और एक है ट्रैप का उपयोग। कीटों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के पाश का उपयोग किया जाता है। इनमें पीले चिपचिपे पाश जो हैं वो मुख्य रूप से हैं। पाश के पास में क्या करते हैं कि एक पेट्रोमैक्स लगा दिया जाता है, तो रात्रिचर जो कीट होते हैं, है ना, जैसे पतंगे हो गए और भृंग हो गया, मौत वगैरह हो गए, अब इसके नीचे क्या करेंगे, एक मिट्टी का बर्तन में मिट्टी का तेल या कोई कीटनाशक डाल करके और रखा जाता है। तो जैसे ही वो इसके ऊपर आता है, वो या तो वहाँ चिपक जाएगा और नीचे गिरेगा, तो उसमें जो इंसेक्टिसाइड है उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं भौतिक नियंत्रण पर, यानी जो भौतिक कारक हैं जो हमने देखा था पहले, उनको हम किस प्रकार से नियंत्रित इसको कर सकते हैं। इनको हम आर्टिफिशियल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर उन कारकों में परिवर्तन करेंगे। प्राकृतिक कारकों में हम इन सभी को पढ़ा था हमने, लेकिन अब हम इनका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर की बात करी थी हमने कि वो 30 to 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही जिंदा रह सकते हैं, तो उनको इसके अधिक या कम तापमान होने पर वो जीवन क्रिया पर विपरीत प्रभाव डालता है। 48 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर ये मर जाते हैं। तो जो स्टोर करके रखे हुए हैं उसमें अनाज हैं, फल हैं, कपड़े हैं, इनमें किया जाता है। इनको जैसे फलों को हम कम तापमान के ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो 4 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान कीटों को निष्क्रिय कर देता है। दूसरी चीज़ नमी। हमने कहा था कि नमी जो है वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और जितनी ज़्यादा नमी होगी कीट जो है वो उतना ही अधिक हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि जब भी अनाज का भंडारण किया जाता है तो उसको पहले सूखा करके और रखा जाता है। सुखाने से क्या होगा कि कीट जो है वो उसके ऊपर हमें अधिक नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा पाएंगे। या जैसे कभी नमी बढ़ा करके हमने कहा था कि खेत में सिंचाई करके और दीमक जो और जो दूसरे कीट होते हैं वो मर जाते हैं उससे। ओके, देन अनदर फैक्टर इज रेडिएशन एनर्जी, विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। गामा और एक्सरेज जो है वो अगर वहाँ डाली जाए तो कीट जो है वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे स्क्रूवर्म फ्लाई के नियंत्रण में भंडारित अनाज में जो कीट होते हैं उनको अगर गामा रेज उनके ऊपर डाली जाए तो जो भी कीट उसके अंदर होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। देन कल्चरल कंट्रोल। आपके बुक में जो इसको सांस्कृतिक नियंत्रण लिख दिया है, यहाँ कल्चर का मतलब संस्कृति नहीं है, कल्चर का मतलब उगाने से है ना। तो कृषिगत विधियों में अनेक तरह की विधियां प्रचलित है, मगर इसको हम कृषिगत नियंत्रण कह सकते हैं, सांस्कृतिक नियंत्रण नहीं कहेंगे। जैसे जो फसल को काटने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं, है ना, उसकी और जो खरपतवार है वो अनेक कीटों को आकर्षित करती है, उसको साफ कर दिया जाए। ठीक है, आपने देखा होगा कि किसान जो है वो खेत में फसल काटने के बाद में उसकी जुताई करता है, और थोड़े दिनों तक धूप रहेगी तो मिट्टी भी उलट पुलट हो जाएगी, तो मिट्टी के अंदर जो इंसेक्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र जानते हैं आप, लोअर क्लासेज में आपने पढ़ा है कि एक ही प्रकार की फसल को लगातार बोने से
उसके अंदर जो कीट पाए जाते हैं उनको हम एक माध्यम प्रदान कर रहे हैं। तो अगर अगले साल हम कोई दूसरी फसल उसके अंदर बोते हैं तो वो जो कीट वहां पर पहले से उपस्थित हैं उनको अपना होस्ट नहीं मिलेगा और वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ट्री या फंदा लगा करके बात करी थी हमने इसमें, और पौधों का घनत्व, कि पौधों को अगर हम थोड़ा दूर दूर लगाएंगे तो एक पौधे में अगर कीट का आक्रमण हो गया है तो वो दूसरे पौधे के ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। और दूसरी चीज की जो बीज हैं वो अगर पहले से ही इन्फेक्टेड हैं तो उस पर कीटों का प्रकोप जो है वो अधिक होगा। तो हमें स्वस्थ बीज और कंद जो है वो लेना चाहिए। और खेत में प्रॉपर आपको सिंचाई का प्रबंध होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि अगर हम एक निश्चित समय के ऊपर सिंचाई करेंगे तो ऐसे कीट जो जमीन में रहते हैं वो हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और उर्वरक प्रबंध, यानी कि जो हम खाद वगैरह जो देते हैं वो निश्चित मात्रा में अगर दिया जाए। और एक और चीज़ है कि अगर हम मिक्स्ड क्रॉपिंग करें तो भी हमारे को फायदा जो है वो हो सकता है, कीटों को हम वहाँ पर कम कर सकते हैं। ओके। विधिक नियंत्रण, विधिक नियंत्रण से क्या मतलब है कि जो कानूनी प्रावधान क्या है। अब आप कहेंगे कि कानूनी प्रावधान का इस प्रकार से क्या लेना देना हो सकता है। तो जो